हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रीति बाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। आज के हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के थर्ड यूनिट जो है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, डीएनए है, हमें बताना है इसमें से डीएनए क्या है, यानी कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर बोथ ए एंड सी। तो हमें बताना है कि इसमें से डीएनए क्या होता है। तो डीएनए के नाम से पता चल रहा है कि डीएनए का क्या होगा फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये है आरएनए। ये क्या है, आरएनए, ठीक है। और ये दोनों ही एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, न्यूक्लिक अम्लों का घटक होता है। हमसे पूछा गया है न्यूक्लिक अम्लों का घटक यानी फैक्टर क्या होता है। क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमें बताना है इसमें से न्यूक्लिक एसिड के फैक्टर क्या है। फैक्टर मतलब क्या होता है कि ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, फॉस्फरिक अम्ल, पेंटोज शर्कराएं, विषम चक्रीय क्षारक, ये सभी। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इसको बोलेंगे फॉस्फरिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फरिक एसिड। पेंटोज शर्कराए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर। क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर। सेकंड क्या, थर्ड क्या दिया हुआ है, विषम चक्रीय क्षारक, यानी कि नाइट्रोजनस बेस को बोला गया है यहाँ पे। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। और चक्रीय को क्या बोलेंगे, साइक्लिक। तो हम इसको साइक्लिक भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेस लिख रही हूँ, क्योंकि ये जो क्षारक यानी बेस होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। और ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सभी। तो हमें क्या बताना है, न्यूक्लिक एसिड किन किन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए सबसे हमने जो कॉमन पढ़ रखे हैं वो क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो अगर हम डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बता पाते हैं तो हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हाँ डीएनए मतलब डीएनए या आरएनए में क्या क्या होता है। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के फैक्टर भी वही होंगे। तो अगर हम डीएनए का कंपोजिशन देखें, नई स्लाइड पे देख लेते हैं पूरा, ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, डीएनए का कंपोजिशन देखेंगे। हम देखेंगे डीएनए का कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन डाल लेते हैं, इसमें डीएनए का भी हम देख लेंगे और आरएनए का भी देख लेंगे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा न्यूक्लिक एसिड लिया है, हमने लिया है डीएनए। अब हमें कितने हैं, डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है। तो डीएनए में तीन चीज़ होती हैं, ठीक है। डीएनए में क्या होती है, तीन चीज़ होती हैं। तो नंबर वन, हम कलर चेंज करके देख लेते हैं। नंबर वन हो गया, सबसे पहले हम पेंटोज शुगर, क्या देख लेंगे, पेंटोज शुगर होती है। एक सेकेंड, इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ते हैं,
हम न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। किन 3 चीज़ों से देखते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड्स किस किस से मिलकर बने होते हैं? पेंटोज शुगर से बने होते हैं। सेकेंड होता है फॉस्फरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड। किससे? फॉस्फरिक एसिड से बने होते हैं। और थर्ड होते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी चीज़ होती है? पेंटोज शुगर, फॉस्फरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास सबसे 2 जो कॉमन न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो 2 होते हैं डीएनए और आरएनए। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को डीएनए और आरएनए के रेस्पेक्ट में देखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या देखा? न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है? पेंटोज शुगर होती है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर होती है और आरएनए में कौन सी पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, तो जो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज। जो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज। और जो आरएनए में होती है वो होती है राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड होता है इनमें फॉस्फरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फरिक एसिड। तो ये जो फॉस्फरिक एसिड होता है ये दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये जो फॉस्फरिक एसिड होता है ये दोनों ही डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब थर्ड जो होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेसेस। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस। तो अब हम देखेंगे डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए में जो 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि जो 4th वाले होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं। सिर्फ उसकी वजह से इनमें डिफरेंस आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, क्षारक होता है, जिसकी वजह से अंतर आता है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिर से डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। डीएनए में होता है एडेनाइन। कौन कौन सा? एडेनाइन। दूसरा होता है गुआनाइन। दूसरा क्या होता है? गुआनाइन। तीसरा होता है साइटोसिन। तीसरा क्या होता है? साइटोसिन। और चौथा होता है जो, अब देखिए मैंने बताया था, जो चौथा होता है वो इन दोनों में फर्क करता है। तो पहले हम यही तीनों आरएनए के भी लिख लेते हैं। ठीक है, आरएनए में भी ये तीनों सेम होते हैं, एडेनाइन, ठीक है, गुआनाइन और थर्ड जो होता है साइटोसिन। ठीक है, तो ये तीनों सेम होते हैं। अब इसमें जो चौथा नाइट्रोजनस बेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो कलर चेंज लेते हैं, जो डीएनए में चौथा होता है वो होता है थायमीन। डीएनए में जो चौथा होता है वो होता है थायमीन। और जबकि जो आरएनए में चौथा होता है वो होता है यूरेसिल। वो क्या होता है? यूरेसिल। ध्यान रखेंगे, डीएनए में चौथा होता है थायमीन और आरएनए में चौथा होता है यूरेसिल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बने हुए होते हैं? पेंटोज शुगर से, फॉस्फरिक एसिड से और नाइट्रोजनस बेस से। ध्यान रखेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, उसके ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन में था हमसे इसके फैक्टर्स पूछे हुए थे। ऑप्शंस फिर से पढ़ते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है फॉस्फरिक एसिड, पेंटोज शुगर, विषम चक्रीय क्षारक एंड नाइट्रोजनस बेस।
और उसके बाद है ये सभी। तो हमने देखा ये तीनों ही होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन। आरएनए है। अभी जैसे हमने डीएनए को पढ़ा, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमें बताना है आरएनए क्या होता है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर सभी। तो मैंने उस टाइम पे ही उसी क्वेश्चन में बता दिया था आरएनए क्या होते हैं, तो इसका आंसर अभी सबको पता होगा, मैं बता देती हूँ फिर से। आरएनए क्या होते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब क्या बताना है? न्यूक्लिक एसिड होता है। इनमें से न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रोटीन विहीन भाग, प्रोटामीन, हिस्टोन और न्यूक्लियोप्रोटीन। हमें क्या बताना है? न्यूक्लिक एसिड बताना है। तो हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रोटीन विहीन भाग। इसका मतलब क्या है? जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, अगर हम उसमें से प्रोटीन विहीन भाग यानी अगर उसका हम प्रोटीन हटा दें और जो पार्ट बचेगा, जैसे जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, अगर हम उसमें से प्रोटीन्स को हटा दें तो जो वो पार्ट बचेगा वो न्यूक्लिक एसिड होता है। या फिर प्रोटामीन को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या फिर हिस्टोन को बोलते हैं, और या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन को बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है क्या होते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ बता देती हूँ मैं कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं। हमें क्या देखना है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। हमें इस जगह न्यूक्लियोप्रोटीन वर्ड आया है, तो पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके लिए इसके दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर समझ में आते हैं ना, किससे मिलके बने होते हैं। इसके मैं वो फैक्टर्स लिखूंगी। इस जगह थोड़ा सा हमें अपना मैथमेटिकल दिमाग लगाना है। मैथमेटिकल दिमाग क्या लगाना है वो मैं अभी लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन लिखा मैंने। न्यूक्लियोप्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं ये बताना है ना हमें। इनके फैक्टर बताना है। तो इनके फैक्टर क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियोप्रोटीन के फैक्टर क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन्स। प्लस क्या होते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। अब थोड़ा सा मैंने बोला मैथमेटिकल दिमाग लगाना है। मैथमेटिकल क्या होता है? अगर यहाँ इक्वल टू होता है तो ये पॉजिटिव चीज इधर नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन में से प्रोटीन हटा देते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ था? न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रोटीन विहीन भाग, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स में से अगर प्रोटीन हटा दिया जाए तो जो वो पार्ट बचेगा, मतलब प्रोटीन का हटा हुआ पार्ट, क्या वो न्यूक्लिक एसिड होता है? तो अब देखो ये न्यूक्लिक एसिड है, हमें यही चाहिए ना, मैथ्स में होता है ना इक्वल टू। अगर ये हमें ये चाहिए तो हम इसको अकेला छोड़ देते हैं, बाकी जितनी रिमेनिंग चीज उस साइड में होती है उन्हें इस साइड ले आते हैं, यहाँ पे वही कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन्स में से यहाँ पे अब हमें न्यूक्लिक एसिड को बताना है ना, तो हम न्यूक्लिक एसिड को ही केवल उस साइड रहने देंगे। ठीक है, मैथमेटिकल दिमाग है ना, न्यूक्लिक एसिड्स को उधर रहने दो, प्रोटीन को इधर ले आओ। यानी कि अब हम क्या कर देंगे? माइनस प्रोटीन्स कर देंगे। देखिए ये बस समझने के लिए है, पेपर में कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखनी है, बस समझने के लिए बता रही हूँ मैं। अब वहाँ पे क्या रह जाएगा? केवल न्यूक्लिक एसिड रह जाएगा। क्या रह जाएगा? न्यूक्लिक एसिड रह जाएगा। हमें यही बताना था। ठीक है, ये बताना था ना हमें। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स में से अगर प्रोटीन हटा दें तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रोटीन विहीन भाग न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फिफ्थ क्वेश्चन है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है, आरएनए एब्सेंट इन। ठीक है, अभी हमें क्या बताना है
यहाँ पे हमें बेसिस दिए हुए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा आरएनए में नहीं होता है। हमें क्या बताना है, कौन सा आरएनए में नहीं होता है। तो इस चीज़ के तो अभी हमने पढ़ा था ना, मैंने बता दिया था सारे बेसिस। आरएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोस शुगर होती है। और हमें नाइट्रोजनस बेसिस को बताना है। तो अभी ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, यूरेसिल, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन। तो हमें क्या बताना है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है। तो अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा था, ये रही। तो कौन कौन से आरएनए में होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और जो 3 ग्रीन कलर से लिखे हुए ये तीनों तो हमारे डीएनए में भी होते हैं ना, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और 3 ये हमारे डीएनए में भी होते हैं। आरएनए में जो नहीं होता है वो कौन सा होता है, थाइमीन। थाइमीन किस में प्रेजेंट होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए में। आरएनए में उसकी जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो आरएनए में कौन सा नहीं होता है, वो होता है हमारा थाइमीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, थाइमीन। थाइमीन आरएनए में नहीं होता है, डीएनए में होता है। आरएनए में उसकी जगह पे कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर, हमें क्या बताना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। हमें क्या बताना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और या फिर क्षार होते हैं। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड्स। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 7th क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, डीएनए को बोलते हैं। तो डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है, अभी हमने देखा कि आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है, थाइमीन नहीं पाया जाता है। अब जो आरएनए में होता है वो डीएनए में नहीं पाया जाएगा। तो अभी तक आंसर तो पता चल होगा, बट हम ऑप्शन को पहले रीड करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं यूरेसिल या फिर एडेनिन या फिर गुआनिन या फिर थाइमीन। तो आंसर पता है, डीएनए में कौन सा नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए में कौन सा नहीं होता है, थाइमीन नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है ये। 8th क्वेश्चन क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला शर्करा होता है। शुगर कंटेन्स आरएनए। तो हमसे क्या पूछा गया है, जो आरएनए में शुगर पाई जाती है, जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड में शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो पेंटोज शुगर होती है, कोई हेक्सोज शुगर होती है, हेप्टोज शुगर होती है या फिर टेट्रोज शुगर होती है। तो बार बार हमें उस स्लाइड पे जाना पड़ रहा है क्योंकि उसमें हमने सब इस डिटेल में पढ़ लिया है। तो हमने क्या देखा था, न्यूक्लिक एसिड्स में पेंटोज शुगर पाई जाती है। कैसी शुगर पाई जाती है, पेंटोज शुगर पाई जाती है। और उसी पेंटोज का टाइप होती है राइबोज शुगर। आरएनए में अगर नाम आता है तो राइबोज शुगर पाई जाती है। और डीएनए में कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। अब ये किस टाइप की शुगर होती हैं, पेंटोज शुगर होती हैं। किस टाइप की शुगर होती हैं, पेंटोज शुगर होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पेंटोज। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं राइबोज शुगर का। तो वो इस तरह से होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और ये एक पेंटागन टाइप का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। यहाँ पे हमारा CH2OH जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे H, उसके बाद यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये होता है हमारा राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है ये साइक्लिक। और ये इसके फिगर्स देख लीजिए, ये एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये कैसी शुगर है, एक पेंटोज शुगर है। इसी के साथ ही हम डीऑक्सीराइबोज का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर वो भी एक पेंटोज शुगर ही होती है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी पेंटोज शुगर है। तो स्ट्रक्चर तो वैसे देखने में साइकिल तो वैसे ही होने वाली है, बस जो ग्रुप्स होते हैं उनकी थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाती है।
यहाँ पे CH2OH ही रहेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H या OH होता है, बाकी हर जगह सेम होती है। यहाँ पे होता है बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे H और H होता है, इसमें अप एंड डाउन दोनों ही साइड क्या होता है, H और H होता है, और बाकी सब कुछ राइबोज शुगर से सेम होता है। राइबोज शुगर में हमने देखा था यहाँ पे CH2OHH होता है, यहाँ पे HOH होता है, बस इसमें जो फ़र्क आता है वो फ़र्क किस में आ जाता है, यहाँ पे OH की जगह H पाया जाता है और बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज का। किसका हो गया, डीऑक्सीराइबोज का। ये शुगर कहाँ पाई जाती है, ये DNA में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोसाइडों के जल अपघटन पर प्राप्त क्षारक है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑब्टेन्ड बेस इज। तो हमें क्या बताना है कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें कौन सा बेस मिलेगा, कौन सा क्षारक मिलेगा। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन या फिर ये सभी। तो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए होते हैं, बता देती हूँ, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये भी मिलकर बने होते हैं बेस से, शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया था हमने, उसमें था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसमें क्या पूछा गया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या पूछा गया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते। तो हमने इसमें क्या लगाया था, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे, और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड हुए। तो यानी कि इसमें भी वही चीज़ें हैं जो न्यूक्लिक एसिड में होती है, यानी कि बेस होंगे, शुगर होंगे, फॉस्फेट ग्रुप होंगे, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि हमें अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेंगे, जो बेस हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं वही इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखना है हमें जो जो बेस उसमें मिलेंगे हमें वही वही इसमें मिलेंगे। तो अब देखना है हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ये सभी। तो बताओ न्यूक्लिक एसिड्स में ये वाले तीनों ही बेस होते हैं ना, एडेनिन, यूरासिल और साइटोसिन, ये तीनों ही पाए जाते हैं ना। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। समझ में आया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में तीनों ही प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट, तो यानी ये न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ये तीनों ही मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, राइबोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को बस घुमा दिया गया है। अभी हमसे क्या पूछा गया था, राइबोज एक मिनट क्वेश्चन था, राइबोज शुगर होती है, हमसे ये पूछा गया था, या फिर ऐसा था राइबोज न्यूक्लिक एसिड में शुगर जो होती है वो कैसी होती है। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, राइबोसैकेराइड। सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर। सैकेराइड वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, शुगर के लिए। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, राइबोज शुगर होती है, कैसी होती है, ट्रायोज होती है, टेट्रोज होती है, हेक्सोज होती है, पेंटोज होती है। तो यही क्वेश्चन सेम पीछे था, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया था, अभी फिर से दिया हुआ है। तो राइबोसैकेराइड कैसी होती है, राइबोज शुगर कैसी होती है, एक पेंटोज शुगर होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, डीएनए व आरएनए में पाए जाने वाला अम्ल है। तो डीएनए और आरएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फॉस्फरिक एसिड होता है, नाइट्रिक यानी HNO3 होता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। तो हमने पढ़ चुके हैं, इस बार हमने सबसे पहले ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन में मतलब पढ़ लिया है डिस्क्रिप्टिव तरह से कि उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिड होता है फॉस्फरिक एसिड। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फरिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉस्फरिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस के बीच से आ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है,
उतनी चीज ध्यान रखेंगे तो हमारे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस यूनिट के। क्या दिया हुआ है, डीएनए में द्विकुंडलित संरचना किसके कारण स्थायी हो जाती है। तो क्या बोला कि डीएनए में द्विकुंडलित संरचना, तो द्विकुंडलित संरचना का मतलब क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। बहुत से बच्चों को अब समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है हिंदी में, ठीक है। तो द्विकुंडलित संरचना का मतलब क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो क्या बोला गया, डीएनए में जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का किस तरह से होता है, देख लेते हैं। इस तरह से कुछ होता है, एक सेकेंड। ये इस तरह से डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल होता है तो इधर से भी आएंगी इसमें स्ट्रिंग्स, ये हेलिक्स आएंगे, ठीक है। इधर से भी डबलिंग में होता है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब हमसे क्या बोला गया है, डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से स्टेबल होता है, यानी किसकी वजह से बन जाता है, किसकी वजह से रुका हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो बेसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोसिन होता है वो ग्वानिन से होता है कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन जो होता है वो हमारा थायमीन से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से इसमें बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं। तो ये जो इसमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं, इन बेसिस के बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इन बेसिस के बीच में क्या फॉर्म हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये बना रहता है, यानी कि कुंडलीय स्ट्रक्चर बना रहता है। तो सही, अब इसका ऑप्शन क्या है, पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजी बंध या फिर वॉन डर वाल्स बंध। तो आंसर तो मैंने बता दिया है कि इन बेसिस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, प्यूरिन्स व पिरिमिडीन्स है। क्या पूछा गया है, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं। तो देख लेते हैं, हम दो जगह डाल लेते हैं। एक तरफ हो गया प्यूरिन्स, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया पिरिमिडीन्स। क्या हो जाएंगे, पिरिमिडीन्स, ठीक। अब प्यूरिन्स क्या होते हैं हमारे, देखेंगे प्यूरिन्स क्या होते हैं। प्यूरिन्स किस टाइप की रिंग्स होती हैं, प्यूरिन्स में होती हैं 6+5 मेंबर्ड रिंग्स। प्यूरिन्स में क्या होती हैं, 6+5 मेंबर्ड रिंग, यानी प्यूरिन के जो भी बेसिस होंगे वो 6+5 मेंबर्ड रिंग के होंगे। जो पिरिमिडीन्स होते हैं उसके होते हैं ओनली 6 मेंबर्ड रिंग्स। उसकी कैसी होती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स। अभी मैंने बोला था ये बेसिस होते हैं, तो यानी प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स दोनों ही होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब प्यूरिन्स के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, प्यूरिन्स के एग्जाम्पल बताने हैं। तो प्यूरिन्स में आता है एडेनिन, प्यूरिन्स में क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। प्यूरिन्स में क्या आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और उसी के साथ पिरिमिडीन्स में क्या आते हैं, पिरिमिडीन्स में आते हैं साइटोसिन, क्या आते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये पाए जाते हैं हमारे पिरिमिडीन्स में। तो अब आगे देखेंगे, इतना हमने जान लिया प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं और उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, उसमें क्या पूछा गया है।
तो क्या होते हैं इसमें ऑप्शन दिया नाइट्रोजनस क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस, एस्टर होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। राइबोज शर्करा होती है, हमसे क्या पूछा गया, राइबोज शुगर के बारे में। तो ये क्वेश्चन तो 3 बार आ चुका है हमारे पास, अब तो सबको आंसर पता चल गया होगा। राइबोज शर्करा क्या होती है, ट्रायोज होती है, ग्लूकोज होती है, पेंटोज होती है या फिर हेक्सोज होती है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पेंटोज। कैसी होती है, पेंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का दिया हुआ है, डीएनए में उपस्थित गुआनिन में कौन हाइड्रोजन बंध बनाता है। गुआनिन में नहीं होगा, यहाँ पे होगा गुआनिन से। तो हमसे क्या पूछा गया है कि डीएनए में जो उपस्थित बेसिस होते हैं, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है और थायमीन होता है। तो उसमें क्या पूछा गया है कि हमने पढ़ा है इन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो गुआनिन से कौन सा दूसरा बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो मैं वैसे तो बता चुकी हूँ, अगर याद होता, अगर आपने फिगर देखा होगा तो उसमें लिख दिया था मैंने, बट अभी फिर ऑप्शन पढ़ते हैं फिर आंसर जानेंगे। एडेनिन बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड बनता है, या फिर गुआनिन बनाता है, यहाँ पे गुआनिन, या फिर साइटोसिन बनाता है। तो मैं बता देती हूँ, चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, किसी में भी गुआनिन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो होता है साइटोसिन। कौन बनाता है, साइटोसिन। इसी का वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, साइटोसिन के साथ गुआनिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन। ठीक है, अगला जो एडेनिन होता है, एडेनिन, अच्छा डीएनए में तो थायमीन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। तो एडेनिन बनाता है डीएनए में थायमीन के साथ, और उसी जगह अगर आरएनए हो तो आरएनए के लिए वो क्या बनाएगा, एडेनिन के साथ बनाएगा, यूरेसिल के साथ बनाएगा। ठीक है, अब जो गुआनिन और साइटोसिन होते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, गुआनिन साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 3 बनते हैं। एडेनिन थायमीन या फिर एडेनिन और यूरासिल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुआनिन से कौन बनाता है, ऑप्शन नंबर डी, साइटोसिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, आरएनए व डीएनए में कौन सा फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। हमसे पूछा गया है आरएनए और डीएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, यानी जो फॉस्फरिक एसिड होता है वो कौन सा होता है। वो फॉस्फोडाइएस्टर होता है, फॉस्फोमोनोएस्टर होता है, फॉस्फोट्राइएस्टर होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो इसमें क्या पूछा गया, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कैसा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो बता देती हूँ, डीएनए और एनए में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो होता है फॉस्फेट डाइएस्टर। क्या होता है, फॉस्फेट डाइएस्टर। उसका हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, फॉस्फेट डाइएस्टर का कैसे होता है। फॉस्फेट डाइएस्टर में इधर शुगर होती है, तो देख लेते हैं। इधर ये क्या होगा, यहाँ पे एक हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, यहाँ पे बेस कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे HOH जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, फॉस्फोडाइएस्टर बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पे H होता है। अब CH2 का जो O होता है, CH2 का जो O होता है वो बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, ये O आता है। ये O किससे जुड़ा हुआ होता है, अगला P से, यानी फॉस्फरस से जुड़ा हुआ होता है। किससे, फॉस्फरस से। यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक O होता है, अगला O यहाँ पे होता है, और फिर यहाँ पे भी एक O होता है। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। हमने फॉस्फरिक एसिड जो होता है वो बनाया है, फॉस्फरिक एसिड को बनाया, उसमें PO4 होते हैं, तो हमने ये चारों O बना लिए हैं। ठीक, अब अगला इसी के साथ जो हमारा दूसरा होता है,
वो यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ता है। वो कहाँ से आता है CH2 ग्रुप, पहले देख लेते हैं, 1 मिनट, इसको नहीं करेंगे। अगली एक बेस बना लेते हैं इस तरह से। अब इसमें भी यहाँ पे बेस प्रेजेंट होंगे, H, यहाँ पे H, OH, H और OH, ठीक। यहाँ पे H, यहाँ पे जो CH2 ग्रुप होता है वो और ये O बना लेते हैं बॉन्ड, ठीक है। अभी देखिए पहले अब इसमें पहले ये देख लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर इसमें से क्या है। इसमें से ये जो ये पोर्शन है, ये बॉन्ड क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोल सकते हैं या फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब देखिए कैसे क्या होता है इसमें एक इधर ये एक ये न्यूक्लियोटाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पे बेस है और शुगर है, ठीक है। एक शुगर ये रही, एक शुगर ये रही, ठीक है, ये एक शुगर रही, ठीक। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है फॉस्फेट ग्रुप की हेल्प से, इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर। समझ में आ गया फॉस्फोडाइएस्टर क्या होता है। तो हमने देख लिया आरएनए डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोडाइएस्टर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना आपस में बंधी रहती है। फिर से वही क्वेश्चन है जो एक बार आ चुका है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बंध। ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, ठीक है। हमें फिर से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यही पूछा गया है कि डीएनए में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से होता है, सल्फर सल्फर की वजह से होता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड, ओ ओ बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बंध की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया हुआ है, मंद विघटन पर न्यूक्लिक अम्ल देता है। हमसे क्या पूछा गया है, मंद विघटन मतलब डिसोसिएशन करेंगे हम, क्या करेंगे, डिसोसिएशन, या फिर और क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन। तो डिसोसिएशन पे हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या देता है, न्यूक्लिक एसिड का अगर डिसोसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, क्षार मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड मिलेगा या फिर अम्ल मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो न्यूक्लिक एसिड किससे किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लिक एसिड हमारा बना हुआ होता है हमारे फॉस्फेट ग्रुप से और हमारे पेंटोज शुगर से और उसके साथ ही नाइट्रोजनस बेस से। तो हमसे क्या बोला गया है कि न्यूक्लिक एसिड हमें क्या देगा डिसोसिएशन करने पे, तो सेम चीज़ रहने वाली है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का डिसोसिएशन पे हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है, क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये है क्वेश्चन नंबर 19। डीएनए व आरएनए है, हमें क्या बताना है, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, एल्कोहल है, ये कोई बेस है, न्यूक्लिक एसिड है या फिर लिपिड है। अच्छा, अगर किसी को इनमें से डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म आती होगी तो उसे आंसर ये पता होगा। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म किसकी होती है, डीएनए की होती है। आरएनए की क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इन दोनों के नाम में ही क्या आ रहा है,
न्यूक्लिक एसिड, दोनों के ही नाम में क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए हमारे क्या होंगे, डीएनए और आरएनए होंगे हमारे न्यूक्लिक एसिड। क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का दिया हुआ है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या बताना है हमें, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा वो किस में पाई जाती है, वो एएमपी, आरएनए, एटीपी या फिर डीएनए, इनमें से किस में पाई जाती है। तो यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा हमें बताना है कहाँ पाई जाती, किस में। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइबोज या फिर आरएनए या फिर डीएनए में नहीं कंफ्यूज होना है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके नाम में ही होता है ना डीऑक्सीराइबोज, तो वो उसमें कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में जो शुगर पाई जाएगी उसका नाम क्या होगा, राइबोज शुगर होता है। तो डीऑक्सीराइबोज किसमें पाई जाएगी, डीएनए में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी, डीएनए में पाई जाएगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, डीएनए की कुंडलित संरचना की खोज की थी। अच्छा, अब हमें क्या बताना है, जो डीएनए का हमने हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डीएनए का हमने हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है ये इस तरह से। इसकी खोज किसने की थी, इसको किसने बताया था। ऑप्शन क्या दिए है, बायर्ड ने बताया था, वर्जीलियस एवं सिडनी ने बताया था, फिशर ने बताया था, या फिर वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था। तो हमें बताना है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी। तो ये सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसे बताया था वॉटसन और क्रिक ने। और इस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ध्यान रखेंगे, तो किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का कारण है। फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, बोला गया है डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका रीजन क्या है, वो किस वजह से बन जाता है डबल हेलिकल। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, हाइड्रोजन बंध की वजह से, वॉन डर वाल्स बल की वजह से, पेप्टाइड बंध की वजह से, या फिर द्विध्रुव अंतर क्रिया यानी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं वॉन डर वाल्स फोर्स, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमें से क्या पूछा गया है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है। तो हमने पढ़ा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनता है, किसमें बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हमारे जो उसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनमें बनता है। जैसे कि गुआनिन और साइटोसिन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने बनाते हैं, 3 बनाते हैं। एडेनिन और थाइमिन डीएनए में, और आरएनए में एडेनिन और यूरेसिल बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कितने बनाते हैं, वो 2 बनाते हैं। यानी जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 23 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है। फिर से भाई वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका तो बिना ऑप्शन के बता सकते, लेकिन हम पहले देखेंगे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। यूरेसिन, सॉरी यूरेडीन, ये यूरेडीन नहीं होगा, ये गलत लिखा है, एक सेकेंड, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये यूरेडीन नहीं होगा, ये होगा एडेनिन। ये ऑप्शन क्या होगा, एडेनिन। क्या होगा, एडेनिन होगा ऑप्शन। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है बेस। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन या फिर यूरेसिल। तो हमें क्या बताना है, डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं पहले वो बताएंगे।
पाया जाता है एडेनिन, एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन भी पाया जाता है। डीएनए के बेसिस हैं ये। साइटोसिन होता है डीएनए में, और डीएनए में जो चौथा होता है वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। तो डीएनए में कौन सा नहीं प्रेजेंट होता है? यूरासिल नहीं प्रेजेंट होता है। ये यूरासिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है आरएनए में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है? आरएनए तथा डीएनए के प्राप्त क्षार होते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? आरएनए और डीएनए से जो हमें बेसिस मिलते हैं, यानी कि आरएनए और डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो जो हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं? समचक्रीय एमीन होते हैं, विषम चक्रीय एमीन होते हैं, या फिर ए और बी दोनों होते हैं, या फिर कोई नहीं होते हैं। तो वो सारे एक जैसे साइकिल वाले एमीन्स होते हैं, यानी सब में सेम रिंग पाई जाती है, या फिर उनमें अलग अलग जो साइकिल्स होती हैं वो अलग अलग साइकिल्स वाले एमीन होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, और या फिर कोई नहीं होते हैं। तो इसमें हमारे जो प्यूरिन्स होते हैं वो 6+5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, और जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। तो एडेनिन गुआनिन हमारे प्यूरिन्स होते हैं, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल ये हमारे पिरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें सब में अलग अलग रिंग्स होती हैं ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विषम चक्रीय एमीन। क्या होते हैं? विषम यानी अलग अलग वाले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे? राइबोन्यूक्लियोटाइड में निम्न में से कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड बोले या फिर न्यूक्लिक एसिड बोले? हमने देख लिया है कि न्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज तरह से लिख दिया गया है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड में कौन सा बेस नहीं होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड बोले या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड बोले। ठीक है, एक ही बात होती है। बताना क्या है हमें? कौन सा इसमें बेस नहीं होता है। तो साइटोसिन नहीं होता है, कि थायमीन नहीं होता है, गुआनिन नहीं होता है, या फिर यूरेसिल नहीं होता है। तो पाए कौन कौन से जाते हैं पहले वो लिख लेंगे। एडेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है। और साइटोसिन पाया जाता है ना? साइटोसिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, और जो चौथा पाया जाता है वो क्या होता है? यूरेसिल। तो जो आरएनए में नहीं होता है वो कौन सा होता है? थायमीन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? थायमीन नहीं होता है। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हो चुके हैं, अब तक तो आ जाने चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में मुख्य अंतर है। हमें क्या बताना है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये किससे किससे मिलके बने होते हैं? ये बेस से बने होते हैं, ये शुगर से बने होते हैं, और ये फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं। क्योंकि ये वही चीज़ें होती हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, तो इसमें भी वही चीज़ें होती हैं जो न्यूक्लिक एसिड में होती हैं। ठीक है, इसको अभी हम और भी इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, तब तक पहले न्यूक्लियोसाइड्स देख लेते हैं। पहले क्या देखेंगे? न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन देखेंगे। जो हमारे न्यूक्लियोसाइड होते हैं, क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड हमारे जो बने होते हैं वो होते हैं बेस प्लस शुगर से। किससे? बेस प्लस शुगर से। मैं न्यूक्लियोसाइड किससे बने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ बेस प्लस शुगर से। इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, अगर जैसे इसमें हम लोग मैथ्स में देखते हैं ना, अगर x + y = z है तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम x + y = z लिख सकते हैं। तो ऊपर भी हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या इससे? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं। देखो, बेस प्लस शुगर को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो इसमें भी हम बेस प्लस शुगर को क्या बोल सकते हैं?
बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब एक सेकंड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेस प्लस शुगर को हम न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड लिख देंगे और बाकी हमारा वो फॉस्फेट ग्रुप वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बाकी वो हमारा क्या आ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। ये फॉस्फेट ग्रुप ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत हो रही है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होते हैं? बेस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप होते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? बेस प्लस शुगर होते हैं। अब कोई चीज़ है जो इनमें डिफरेंस कर रही है, कोई एक किस्म ज़्यादा है, वो फर्क क्या है? फॉस्फेट ग्रुप का। फॉस्फेट ग्रुप हमारे न्यूक्लियोसाइड में नहीं प्रेजेंट है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है। फॉस्फेट ग्रुप हमारा न्यूक्लियोसाइड में नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे केवल एक लेटर का फर्क है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यानी फर्क किसका आता है? फॉस्फेट ग्रुप का। आप ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? बेस इकाई की अनुपस्थिति, बेस इकाई की उपस्थिति, फॉस्फेट समूह की उपस्थिति और इनमें से कोई नहीं। तो किसी बेस की एब्सेंस की वजह से इसमें फर्क है, या किसी बेस की प्रेजेंस की वजह से फर्क है, या फिर फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट है उसकी वजह से फर्क होता है इनमें, या फिर इसमें से कोई रीजन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, फॉस्फेट समूह की उपस्थिति, जो कि न्यूक्लियोटाइड में होती है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्न में कौन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है? क्या पूछा गया है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? ये क्वेश्चन हम आ चुका है, अगर किसी को याद होगा तो आंसर आ गया होगा। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड, उदासीन, क्षार या न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या समझ में आता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बने होंगे? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे। किससे बने होंगे? न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे, ठीक है, बने होंगे ना। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? होते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लिक अम्ल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है? टीआरएनए का एक सिरा 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में किस जेनेटिक कोड के अनुकूल है? क्या बोला गया है? टीआरएनए का एक सिरा 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में किस जेनेटिक कोड के अनुकूल है? यानी जो टीएनए का एक सिरा है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट है, तो वो किस जेनेटिक कोड के अनुकूल है, यानी वो कौन से कोड की तरह है? वो विपरीत कोडान या कोडोन भी बोलते हैं, जेनेटिक कोड के, कोडान के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पहली बात, तो टीआरएनए का काम क्या होता है? टीआरएनए का काम क्या होता है? अमीनो एसिड्स जो होते हैं उन्हें ट्रांसफर करना, ताकि वो एक सही सीक्वेंस में प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके। ये टीआरएनए का काम होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए होता है। तो अभी इसका सही आंसर क्या होगा? टीआरएनए का अगर एक सिरा 3 न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है तो वो किसकी तरह होता है? वो होता है विपरीत कोडान की तरह। किसकी तरह? विपरीत कोडान या फिर विपरीत कोडोन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है हमारी स्क्रीन पे? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की कोशिकाओं में प्रोटीन श्रृंखला का संश्लेषण किसके द्वारा प्रारंभ होता है? जो हमारे प्रोकैरियोट्स यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, प्रोटीन का संश्लेषण शुरू होता है,
वो किसके द्वारा होता है? आर्जिनिन के द्वारा होता है, हिस्टिडीन के द्वारा होता है, मेथियोनिन के या फिर वेलिन के? तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है मेथियोनिन के द्वारा। किसके द्वारा? मेथियोनिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक सूचना को स्थानांतरित करता है। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड तो उसे कौन कौन ट्रांसफर करता है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किसके किसके बीच में होता है, यानी मतलब इसका कौन करता है ट्रांसफर। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? डीएनए आरएनए, डीएनए एमआरएनए, डीएनए टीआरएनए और टीआरएनए एमआरएनए। तो देखेंगे डीएनए का हम क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। उसके बाद क्या होता है? एमआरएनए काम करते हैं। एमआरएनए से ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनते हैं। एमआरएनए के ट्रांसलेशन से क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसके किसके बीच हो रहा है? डीएनए और एमआरएनए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डीएनए और एमआरएनए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, कौन सी शर्करा न्यूक्लिक अम्ल से में उपस्थित रहती है? न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है, सुक्रोज प्रेजेंट होती है, आर्बिनोज होती है या फिर डीऑक्सीराइबोज होती है? डीऑक्सीराइबोज किस में प्रेजेंट होती है? डीएनए में प्रेजेंट होती है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर प्रेजेंट हुई? क्या पता चला? डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट हुई। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और उसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? डीऑक्सीराइबोज। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है? डीएनए व आरएनए में विषम चक्रीय क्षार तथा फॉस्फेट एस्टर बंध पेंटोज शर्करा अणु में होता है क्रमशः। यानी डीएनए और आरएनए में जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, बंध होता है, वो किन किन कार्बन के बीच में होता है, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमें क्या बोला? कार्बन 5 पे, कार्बन 3 पे, कार्बन 2 पे, कार्बन 4 पे, कार्बन 1 पे, कार्बन ये भी 5 होगा, कार्बन 5 पे, कार्बन 1 पे। तो क्या होता है, कैसे होता है फर्स्ट इसमें फॉस्फोएस्टर बॉन्ड? पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एक यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे एक हमारा ऐसे वो पेंटोज शुगर और बेस प्रेजेंट होगा। ये एक पेंटोज शुगर हो जाएगी और इसमें यहाँ पे क्या होता है? बेस होता है। यहाँ पे क्या होता है? बेस होता है। अब हमें क्या देखना है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। यहाँ पे O आता है, हमने देखा था P होता है डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, यहाँ पे भी O होता है। फिर यहाँ पे एक और हमारी पेंटोज शुगर और बेस होता है। पेंटोज शुगर प्लस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। पेंटोज शुगर प्लस बेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और यहाँ पे ये बॉन्ड बनाता है। अब हमें क्या बताना है? किस किस कार्बन पर होता है? क्या बताना है? किस किस कार्बन पे होता है। अब हम कार्बन काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर, एक सेकेंड, अच्छा ये यहाँ पे इस तरह से होता है। ये बॉन्ड थोड़ा सा गलत हो गया है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे हमारा क्या होता है? CH2 प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? CH2 प्रेजेंट होता है। CH2 में यहाँ पे O होता है जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब हम कार्बन काउंट कर रहे थे, कार्बन काउंट करेंगे। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। ये कौन सा कार्बन हो गया? 5। तो एक बॉन्ड किससे बन रहा है? कार्बन नंबर 5 से बन रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाले में काउंट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे एक सेकंड, मुझे मे बी कुछ, अच्छा ये बॉन्ड भी थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो होता है ओ इधर वाले कार्बन से जुड़ा होता है, ये ओ किधर से जुड़ा होता है, इधर वाले कार्बन से। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, देख लेंगे डायग्राम को फिर से देख लेंगे। यहाँ पे ये वाला शुगर और बेस होता है, उसमें यहाँ पे ये ओ जुड़ा होता है इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे जुड़ा होता है। तो यहाँ वाला कार्बन नंबर हमने काउंट कर लिया, ये हो गया कार्बन नंबर 5, ठीक है, कार्बन नंबर 5। अब ऊपर वाले में हम कार्बन काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, इस वाले कार्बन पे आ रहा है, तो इस कार्बन का नंबर क्या आया, 3। तो यानी इधर किस पे, कार्बन नंबर 3 पे। तो क्या देखा हमने, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 पे ये बॉन्ड बनता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 3। ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है, द्विकुंडलिनी का प्रत्येक कुंडल केंद्रीय अक्ष की कितनी लंबाई में फैला होता है। यानी द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर डीएनए का, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हो गया, ठीक। अब केंद्रीय अक्ष के कितनी लंबाई में फैला होता है, यानी अगर एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, तो इसके बीच की कितनी दूरी होती है हमें वो बतानी है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 9 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 45 एंगस्ट्रॉम। तो क्या होता है, ये जो दूरी होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। सही आंसर क्या होगा, 34। और इसके साथ ही जो ये वाली होती है, ये जो होती है, इसको 20 एंगस्ट्रॉम भी लिखा होता है, 23.7 एंगस्ट्रॉम भी लिखा होता है। तो नियरली 20 के आसपास ही ये वाली इसकी विड्थ होती है। ध्यान रखेंगे, ये कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, और ये दो केंद्रीय अक्ष के बीच की दूरी क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम एमआरएनए अमीनो अम्ल के लिए कोडॉन बनाता है, ठीक है। एमआरएनए अमीनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड मिलके कोडॉन बनाते हैं। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 3, 6, 2 और 4। सबसे पहले कोडॉन क्या होते हैं, कोडॉन क्या होते हैं, 3 डीएनए या फिर आरएनए न्यूक्लियोटाइड के, देखो कोडॉन क्या होते हैं, जो 3 कहते हैं डीएनए या आरएनए होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस टाइम पर एक स्पेशल अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। डीएनए या आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके, ठीक है, डीएनए या आरएनए के साथ 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम एक स्पेशल टाइप का, स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो आरएनए के लिए कितने बनाते हैं, हमने क्या सुना, ऑप्शन नंबर ए 3 बनाते हैं। अब देखेंगे हम 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 35 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि डीएनए रज्जुक यानी डीएनए स्ट्रैंड GCATA क्रम में संश्लेषित होता है तो mRNA पर क्षार क्रम होगा। बेस का सीक्वेंस बताना है, ATPase, CGVAU, CGUAU या CGTAT हमें बताना है कि अगर डीएनए के लिए है GCATA तो हमें बताना है mRNA के लिए क्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा, पहली बात तो रिवर्स हो जाएगा, साइटोसिन की जगह आ जाए, गुआनिन की जगह साइटोसिन और साइटोसिन की जगह गुआनिन, ठीक है। अब एडेनिन की जगह थाइमिन आना चाहिए, बट थाइमिन हमारे आरएनए में नहीं होता है, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूरेसिल। अब थाइमिन की जगह एडेनिन, ठीक है। अब एडेनिन की जगह फिर से थाइमिन आना चाहिए, बट थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो सही आंसर क्या होगा, CGUAU, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36 क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के समग्र आरएनए में लगभग कितने प्रतिशत राइबोसोमी आरएनए होता है। देखो किसी भी आरएनए में कौन सा पूछा गया हमसे, राइबोसोमी आरएनए, यानी
rRNA कितना होता है ये बताना है हमें। ऑप्शन दिया हुआ है 80%, 110%, 120%, 90%। तो बता देती हूँ किसी भी RNA में rRNA होता है 80% और tRNA होता है 15% और जो mRNA होता है वो होता है हमारा 5%। ठीक है, समझ में आ गया? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, यह प्रमुख घटक है। ठीक है, डीएनए हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो किस तरह से पाया जाता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में, राइबोज में या यूरेसिल में। ठीक है, तो डीएनए कैसा स्ट्रक्चर होता है ये बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए क्रोमोसोम। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। एक सेकेंड। ठीक है, 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन है, क्या है? फॉस्फेट समूह का रूप आरएनए तथा डीएनए में निम्न में से किस प्रकार है? यानी फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, आरएनए या डीएनए में फॉस्फेट समूह किस टाइप का होता है? फॉस्फो मोनोएस्टर होता है, प्लाज्मो ट्राईएस्टर होता है, फॉस्फो डाईएस्टर होता है, या फिर फॉस्फो टेट्राएस्टर होता है। तो इसको हम देख चुके हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब फॉस्फेट ग्रुप आरएनए और डीएनए में कैसा होता है? फॉस्फो डाईएस्टर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉस्फो डाईएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या है? पिरिमिडीन क्षारक कौन सा है? इसमें क्या बताना है हमें? पिरिमिडीन कौन सा है? पिरिमिडीन क्या होते हैं? 6 मेंबर्ड रिंग होती है। यूरेसिल है, थाइमीन है, साइटोसिन है, या फिर उपर्युक्त सभी है। तो हमें क्या बताना है? कौन सा पिरिमिडीन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि स्लाइड में पिरिमिडीन 6 मेंबर्ड होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो पिरिमिडीन के कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। और इसमें तीनों ही ऑप्शन दिए हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। टीआरएनए की आकृति होती है, टीआरएनए का शेप कैसा होता है? धागे के समान होता है, या फिर लंबे होते हैं, त्रिविम होता है, या फिर गोल होता है? तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है धागे के समान। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धागे के समान। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है। तो इसी साथ ही हमारे 40 एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उन्हें पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पार्ट 2 जरूर देखिएगा दोबारा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।